If the phasor diagram of a device connected to an AC supply is as shown in the figure, then which of the following statement is true? ये नहीं हुआ था मुझसे, ये नहीं हुआ था। अच्छा, अब इसको ना ध्यान से देखो, वोल्टेज ऐसे दे रखी है, करंट ऐसे दे रखी है, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो सिंपल बात है, रेजिस्टर तो नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टर में 0 होता है। गलत हो गया रेजिस्टर के लिए। 90 सिर्फ किस में होता है? इंडक्टर और कैपेसिटर में। तो हमें देखना है ये इंडक्टर होगा या फिर कैपेसिटर होगा। वही ट्रिक, सिविल वाली ट्रिक को देखो, अगर करंट लीड्स वोल्टेज हो रहा है तो कैपेसिटर, और अगर वोल्टेज लीड करंट हो रहा है तो इंडक्टर। हमेशा ना हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज नहीं मेजर करेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर होता है। तो करंट लीड्स वोल्टेज आ गया ना, करंट लीड्स वोल्टेज, तो कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इज इंक्रीज्ड देन द इम्पीडेंस ऑफ द डिवाइस डिक्रीज। XC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ और C। हाँ, फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे, इज इंक्रीज, तो इम्पीडेंस डिक्रीज होगा। सही बात है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। द EMF जनरेटेड बाय एन AC जनरेटर इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा T। Omega is the angular frequency of the armature of generator. What will be the EMF if the angular frequency is double? हाँ हाँ, angular frequency को डबल करना है हमें, ठीक है। हाँ, तो जो जनरल इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी? V0 की जगह NVA ओमेगा साइन ओमेगा T, ठीक है। ये जो V0 लिखा है ना, ये इस पूरे टर्म की जगह पर लिख, ओमेगा डबल कर दिया, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NBA ओमेगा, और साथ में यहाँ भी ओमेगा है तो साइन 2 ओमेगा T हो गया। इस पूरे को मैं वापस से V0 लिख सकती हूँ, तो 2 V0 साइन 2 ओमेगा T, ये आंसर है। आया समझ में? क्वेश्चन थर्ड, एन इनपुट पोटेंशियल V इनपुट दे रखा है 200 साइन 100 पाई T वोल्ट, एन इनपुट वोल्टेज V इन, इनपुट वोल्टेज लिख दी मैंने। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने हैं? 1000 है, एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कितने? 100 है, ठीक है। द लोड सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस, हो गया, फोन बाद यहाँ रख दो, रेजिस्टेंस है 4 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 2 ओम एंड कैपेसिटिव इंडक्टेंस यानी कि XL है 6 ओम, ठीक है। पीछे डायग्राम भी दे रखा है। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज थ्रू द लोड सर्किट। कैसे निकालें? आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। V आउटपुट यानी कि V2 अपॉन V1 है ना, V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी, तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। V आउटपुट हमें निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है। इनपुट की इन्होंने इक्वेशन दे रखी है, अभी मैं इसको पुट नहीं कर रही, सिर्फ डायरेक्ट V इन ही लिख रही हूँ। नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स है 100 और प्राइमरी टर्न्स है 1000, इससे ये कट गया तो क्या आया? 0.1 आ जाएगा। तो V आउट को हम लिख सकते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय V इन। V आउट एज इट इज छोड़ देंगे, 0.1 भी एज इट इज, V इन के लिए पूरी इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, 200 साइन 100 पाई इंटू T, ठीक है। तो V आउट हो गया हमारे पास 0.1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट कट जाए, एक 10 कट जाएगा ना नीचे से 0, देखो इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो 20 साइन 100 पाई T वोल्ट्स आंसर। इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है आंसर की। अच्छा, सेकेंडरी में मुझे करंट का निकालना है ना, तो करंट की इक्वेशन निकालने के लिए I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा T, यानी कि मुझे I0 चाहिए और अगर कोई फेज डिफरेंस है तो वो भी चाहिए, ठीक है। तो I0 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं इम्पीडेंस निकालूंगी। क्यों इम्पीडेंस निकालूंगी? क्योंकि I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन Z से I0 आ जाएगा। V0 हमको पता है, अभी पीछे 20 वाली इक्वेशन थी ना, 20 साइन, तो आ सकता है, RMS थोड़ी ना है। V0 ये थी है ना, V इक्वल्स टू 20 साइन ओमेगा T, ऐसी इक्वेशन बनी थी। तो V0 तो 20 पता है हमें, Z हमें नहीं पता, तो हम निकाल रहे हैं Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर
प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। आर कितना दे रखा था 4 ओम, तो अंडर रूट इधर ही कर देती हूँ, अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस एक्सएल हमको दे रखा था 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी 4 ही हो गया, तो डायरेक्ट 4 का स्क्वायर 16 लिख दूं, ये आएगा रूट 32। रूट 32 होता है 4 रूट 2, जाओ तो सॉल्व करके देख लेना। तो ये z आ गया हमारे पास इम्पीडेंस। अब आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन जेड से आई नॉट आ जाएगा। वी नॉट अभी पीछे 20 बताया मैंने, और z है 4 रूट 2, तो 4 5 से 20 से कट जाएगा 5 बाय रूट 2। और अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो ऊपर रूट 2 नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 रूट 2 एज इट इज, 2 जब 4 आ जाएगा। छोड़ो इतना क्या करें, 5 रूट 2 बहुत है, 5 रूट 2 डायरेक्ट पुट कर देंगे हम। अच्छा, अब मेरी इक्वेशन काफ़ी हद तक पूरी हो गई है। आई नॉट की जगह मैं 5 अपॉन रूट 2 लिख दूंगी, है ना, साइन ओमेगा टी भी एज इट इज। अब क्या इसमें कोई फेज डिफरेंस है कि नहीं है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। tan phi से पीछे बताया था tan phi क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। इसको एक्सी माइनस एक्सएल भी लिख सकते हैं, जो ज्यादा होता है उसमें से कम माइनस कर देते हैं। तो एक्सी पीछे 6 दे रखा था और एक्सी शायद 2 दे रखा था और रेजिस्टेंस 4 दे रखा था। 6 माइनस 2 हो गया 4 अपॉन 4 यानी कि 1। तो tan phi की वैल्यू 1 कम आती है 45 पे, और 45 को हम पाई बाय 4 लिख सकते हैं, तो प्लस पाई बाय 4। ये इक्वेशन आई है करंट, थर्ड क्वेश्चन में, है ना, पावर पूछा है। तो पावर का फॉर्मूला, क्योंकि मैंने पीक निकाल लिया ना, तो मैं पीक वाले फॉर्मूला के टर्म्स में लिख रही हूँ, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस 5, ठीक है, वी नॉट 20 आई नॉट 5 बाय रूट 2 और साथ में नीचे था 2 और कॉस 5 को लिख दिया पाई बाय 4। कॉस 45 कितना होता है, ये 100 हो गया, 2 इंटू रूट 2 हो गया, और कॉस 45 होता है 1 बाय रूट 2, यही होता है, यही तो होता है। और पाई बाय 4 मतलब 45 ही तो है। 100 अपॉन 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2, तो 100 अपॉन 4 हो गया 25 वॉट पावर आ गई। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर तो याद ही है। प्रिंसिपल क्या था ट्रांसफॉर्मर का, म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल में म्यूचुअल इंडक्शन लिखना है, टॉर्क वो दूसरा था, एसी जनरेटर का था वो। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल। एंड हाउ इट इज अ की कंपोनेंट इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कैसे लंबे डिस्टेंसेस पे भी इलेक्ट्रिकल पावर को, हमें ट्रांसफॉर्मर का बताना है कि ट्रांसफॉर्मर किस तरह से लॉन्ग डिस्टेंसेस पर इलेक्ट्रिसिटी भेजने में हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? अच्छा देखो, हमने 2 तरह के ट्रांसफॉर्मर पढ़े, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब है ना, हमारी जो जनरल वायर्स होती है ना जिससे करंट फ्लो हो रहा होता है, अगर उसमें ही 220 वोल्ट फ्लो होने लग जाए, है ना, तो करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तो कोई भी अगर हल्की सी भी लीकेज हो गई करंट की तो इंसान मर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इतना हाई वोल्टेज इन वायर से फ्लो नहीं होता है। हम यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जैसे ही ये वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आता है, इसमें वोल्टेज बढ़ जाती है, वापस से 220 वोल्ट हो जाती है, फिर ये हम यूज करते हैं। तो इससे हम लंबी वायर से भी कम वोल्टेज का करंट भेजते हैं, और उसको जिस अप्लायंसेस में हमें हाई वोल्टेज चाहिए उसके लिए हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज कर लेते हैं। तो ये फायदा है ट्रांसफॉर्मर का कि हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी करंट को और वोल्टेज को भेज सकते हैं और फिर उसको स्टेप अप कर सकते हैं। आया बात समझ में? स्टेप अप और स्टेप डाउन करने से ये फायदा होता है कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भेज सकते हैं। अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से मतलब जैसे तुम्हारे आंसर की में लिखा है ना, वैसे मैं समझा रही हूँ। हीट का फॉर्मूला I² RT होता है ना, तो अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, तो V इक्वल्स टू IR से वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा, है ना, करंट भी डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा तो हीट डिक्रीज होगी, मतलब हीट की फॉर्म में लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लो वोल्टेज करंट वायर से भेजेंगे
तो करंट की वैल्यू भी कम है, वोल्टेज की वैल्यू भी कम है, करंट की वैल्यू भी कम है, तो हीट की वैल्यू भी कम है, मतलब हीट लॉसेस कम होंगे वायर से। तो जब हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर में डालेंगे तब वापस से वोल्टेज बढ़ जाएगी और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मिल जाएगी। तो एक पॉइंट ये भी हो गया कि इससे हीट लॉस मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हीट लॉस। तो लिख देते हैं पॉइंट, इसको साथ साथ लिख लेना। प्रिंसिपल तो यही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, and as we know H is equals to I square RT, I decrease तो हीट डिक्रीज। तो ट्रांसफॉर्मर्स significantly decreases power loss, significantly decreases power loss from power plant to cities through wires, from wires लिख देते हैं, from wires। अगला करो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखो, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये दो इक्वेशंस हो गई है ना, ये दोनों इक्वेशंस है। सीरियस ऑप्शंस देखो, ये तो ऑप्शन देख के आ जाएगा, देखो तो सही एक बार खोल के। वेरी गुड। क्यों आएगा? क्योंकि हमने आज ही किया है। हाँ, पावर इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट 2 होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है ना, तो वी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 कॉस 5, और ये रूट 2 क्या बन जाएगा 2। बस इजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। It is difficult to move a magnet into a coil of large number of turns when the circuit of the coil is closed। हाँ बिल्कुल सही है ना, क्योंकि फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा देंगे तो ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेट पे ज्यादा रिपल्शन होगा, तो मैग्नेट को उसमें मूव करना डिफिकल्ट होगा। अब रीजन देखो, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विथ इट्स circuit closed due to the motion of a magnet is such that it opposes the cause। हाँ, it opposes the cause, ये भी सही है ना। The direction of the induced current in a coil with its circuit closed due to the motion of a magnet is such that it opposes the cause। यानी कि अगर कोई coil है उसमें मैं इस मैग्नेट को लेकर आई पास में, तो करंट तो उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ना, ताकि ये इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर सके। की बात कर रहा है और ये अपोज की बात कर रहा है। नहीं सही है ये, इन्होंने यही तो बोला, इट इज डिफिकल्ट टू मूव द मैग्नेट, है ना। मैग्नेट को मूव करना क्यों डिफिकल्ट हो रहा है? क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट है ना वो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट में इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसलिए तो अपोज कर रहा है। सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका ऑप्शन ए होएगा। Reactance of a capacitor of capacitance C connected to an AC source of frequency omega is X, है ना। If the capacitance of the capacitor is double, अगर इस capacitance को मैंने 2C कर दिया यानी कि डबल कर दिया, and the frequency of the source is tripled और frequency को 3 ओमेगा कर दिया, तो इसका XC, तो XC पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है, तो XC इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 ओमेगा और 2C, यानी कि 1 अपॉन 6 ओमेगा C होगा, ठीक है। और ये जो X है इसकी वैल्यू तो 1 अपॉन ओमेगा C ही होगी, ठीक है। तो इस पूरे को मैं लिख रही हूँ X, समझ गए, इस पूरे को X लिख रही हूँ, तो X/6 आंसर। इजी, फोटो खींच लो इसकी, ए ऑप्शन है। The mutual inductance between two coils is maximum when the coils are wounded on each other। सही है? हाँ, क्यों सही है?
क्योंकि फ्लक्स लीकेज मिनिमम होगा, एक दूसरी कॉइल पे ही वाउंड कर दिया, तो बिल्कुल सही बात है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा। रीजन देखो, द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू कॉइल इज मैक्सिमम, फ्लक्स लिंकेज भी मैक्सिमम है, तो दे आर बाउंडेड ऑन ईच अदर। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एन इंडक्टर, अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ AC सोर्स, derive an expression for the average power dissipated in the circuit, also obtain द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो जो मैंने पावर वाला करवाया ना डेरिवेशन, वो करना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला तो तुम्हें पता ही है, XC इक्वल्स टू XL वाला भी करना है, छोटा सा डेरिवेशन का थर्ड पार्ट। An electric lamp is designed to operate at 110 volt DC and 11 ampere current. An electric lamp is designed to operate at, अब देखो इसमें दो केसेस बन रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जो कि DC में, अगर मैं DC सप्लाई की बात करूँ, केस 1 DC सप्लाई की बात करूँ, तो 110 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकता है ना, और करंट 11 एम्पेयर पे ऑपरेट हो सकता है। इफ द लैम्प इज ऑपरेटेड ऑन, इफ कंडीशन है, सेकंड केस है, अगर मैंने लैम्प को AC सोर्स में ऑपरेट किया है जिसमें इसकी वोल्टेज, अब जब भी क्वेश्चन में जो वोल्टेज देते हैं वो होती है RMS, तो VRMS है 220 वोल्ट और इस पे फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अ कॉइल इन सीरीज, और एक कॉइल को भी लगाया सीरीज में, ये बल्ब है, ये मैंने बनाया बल्ब, इस बल्ब के साथ एक कॉइल भी लगाई है सीरीज में, ये AC सोर्स है, ऐसा सर्किट है इसमें। तो मुझे इस कॉइल का इंडक्टेंस चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इस कॉइल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सर्किट कैसा होगा, DC सर्किट, एक होगा बल्ब और एक होगी बैटरी, सिंपल ऐसा DC सर्किट होगा हमारे पास। तो अगर मैं इधर से R की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो V इज इक्वल्स टू आई R से R इज इक्वल्स टू V अपॉन I कर देंगे। V कितना है 110 और I है 11, तो रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया 10 ओम, यानी कि बल्ब का रेजिस्टेंस 10 ओम है। ये बात समझ में आ रही है, बल्ब का रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसी बल्ब को वोल्टेज चाहिए थी 110 वोल्ट, पर इस AC सप्लाई में तो 220 वोल्ट आ रहा है, पर अगर मैंने इस बल्ब में 220 वोल्ट डाल दिया तो ये फ्यूज नहीं हो जाएगा। तो मतलब बल्ब सिर्फ और सिर्फ 110 वोल्ट ही ड्रॉ करने वाला है, ठीक है। सीरीज में लगाया ना, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, तो ये सिर्फ इतना ही वोल्ट ड्रॉ करेगा अपने अंदर से, ठीक है। तो इससे हम करंट निकाल सकते हैं ना, R मिल गया और ये वोल्टेज मिल गया, तो अब हम इस सर्किट से करंट निकाल सकते हैं। तो V इक्वल्स टू आई R से I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। वोल्टेज ये ड्रॉ करेगा 110 और रेजिस्टेंस है 10, तो 0 से 0 कट 11 एम्पेयर का करंट इस सर्किट से जा रहा होगा। 11 एम्पेयर का करंट जा रहा है, मुझे इस L की वैल्यू निकालनी है। करंट हमें मिल चुका है ना, तो V इक्वल्स टू आई Z से मेरे पास इम्पीडेंस आ जाएगा। Z क्या होगा, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो Z इज इक्वल्स टू V अपॉन I, और टोटल वोल्टेज जा रहा है 220 अपॉन करंट हम निकाल चुके 11 वोल्ट, तो 10 ओम का टोटल इम्पीडेंस है हमारे पास। और इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी हमें पता है, √R² प्लस XL माइनस XC, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर नहीं है ना, तो मैं डायरेक्ट XL का स्क्वायर लिख देती हूँ। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है 10 ओम है, ठीक है। तो 10, ये सही निकाला, 20 होएगा ना, 11 2 20 है ना, तो 20 इज इक्वल्स टू, ये रूट है, इधर जाके स्क्वायर बना देगा, तो मैं डायरेक्ट 20 का स्क्वायर लिख रही हूँ। R का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसको 400 लिख दूँ, 400 माइनस 100, ये प्लस उधर जाके माइनस होएगा ना, इक्वल्स टू यहाँ बच जाएगा XL का स्क्वायर, ये बन गया 300 और इसका स्क्वायर इधर जाके रूट बनाएगा, इक्वल्स टू XL। तो XL मेरे पास आ जाएगा 10√3, ये XL आ गया। मुझे L चाहिए था, तो XL होता है ओमेगा इंटू L, और ओमेगा इंटू L को मैं 2πf इंटू L भी लिख सकती हूँ, तो ये इक्वल्स टू हो गया 10√3 के। बस इसमें मैं F की वैल्यू पुट कर दूंगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और L मिल जाएगा। पहले इतनी की फोटो खींचो फिर मिटा के काटो। हाँ, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50 हर्ट्ज थी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह 50 हर्ट्ज पुट कर दे। 2π इंटू फ्रीक्वेंसी हो गई 50,
इंटू एल इक्वल्स टू 10√3, एल इक्वल्स टू 10√3। इस पूरे को नीचे भेज देते हैं, 2 पाई इंटू 50, इस 0 से 0 कट गया, √3/5 2 10 पाई। आंसर की में ये दे रखा है, अगर तुम पाई की वैल्यू पुट कर देते हो, √3 की वैल्यू पुट कर देते हो, सॉल्व कर देते हो, वो भी सही है, ऐसे नहीं गलत हो जाएगा। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज फॉर एनर्जी लॉसेज इन अ रियल ट्रांसफॉर्मर। ये करा रखा है, याद होगा। सेकेंड है अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स अ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, डज इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वाई, क्यों नहीं करता वायलेट, क्यों नहीं करता? नो तो आंसर हो गया, ठीक है, पर क्यों नहीं करता? क्योंकि इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर होती है। पावर क्या होता है? V इंटू आई इक्वल्स टू V इंटू आई। ये पूरा हो गया इनपुट, ये पूरा हो गया आउटपुट। यानी कि अगर मैं इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करूंगी तो इनपुट करंट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करेगा, क्योंकि एज वोल्टेज इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस, तो ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं लिखवा देती हूँ जैसे आंसर की में था, पावर ऐसे लिखा था, करंट चेंजेस correspondingly so the input power is equal to output power। अब थर्ड, a step up transformer has 203,000 turns in its primary and secondary coil। मतलब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है 200 और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है 3000 रिस्पेक्टिवली। द इनपुट वोल्टेज गिवन टू द प्राइमरी कॉइल इज, प्राइमरी कॉइल को इनपुट वोल्टेज दे रखी है हमने 90 वोल्ट, तो हमें आउटपुट वोल्टेज निकालनी है फॉर सेकेंडरी कॉइल। तो बहुत इजी है, V आउट यानी कि V सेकेंडरी अपॉन V इनपुट यानी कि V प्राइमरी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, हाँ आउटपुट या फिर सेकेंडरी कॉइल, अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगी, तो V आउटपुट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सेकेंडरी प्राइमरी इंटू V इन। सेकेंडरी में 3000 है, प्राइमरी में 200 है, इंटू इनपुट हो गया 20, इन 2 0 से 2 0 काट दो, ये 15 हो गया, 15 9 जा 135 और 0 वोल्ट, ये आंसर है। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल IP पूछा है और करंट इन द सेकेंडरी कॉइल दे रखा है 2 एम्पेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी। मुझे IP चाहिए तो मैं उसको उधर भेज देती हूँ, तो IP इक्वल्स टू NS अपॉन NP इंटू IS। हाँ सही है ना। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स था 3000 अपॉन 200 इंटू सेकेंडरी में हो गया 2, इन 2 0 से 2 0 काट दो, इससे कट गया 30 एम्पेयर IP। लो फोटो खींच लो। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसको मैं 8 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकती हूँ। हैज 40 टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 40, is rotating about its vertical diameter with a angular speed यानी कि ओमेगा 25/pi in a uniform horizontal magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 इंटू 10⁻² टेस्ला। द मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज NBA ओमेगा। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ था, ये फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 40 इंटू B हो गया 3 इंटू 10⁻² इंटू एरिया πr², पाई इंटू 8 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू ओमेगा 25/pi। इस पाई से काट देना, पूरा सॉल्व करके क्या आएगा आंसर 0.192 वोल्ट आएगा। देखो
When a bar of copper is placed in an external magnetic field lines get concentrated inside the bar. इसका मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि जब हम कॉपर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसंट्रेट कर देता है. मतलब इस स्टेटमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉपर इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. यही समझ में आ रहा है, पर ये बात गलत है बिकॉज कॉपर इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि कॉपर इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो असर्शन रॉन्ग हो गया, असर्शन इज रॉन्ग. हाउ डज द रेजिस्टेंस डिफर फ्रॉम इम्पीडेंस? रेजिस्टेंस इम्पीडेंस से कैसे अलग है? रेजिस्टेंस तो हम सिर्फ डीसी सर्किट के लिए देखते हैं, है ना. तो रेजिस्टेंस कैन ऑफर अपोजिशन ओनली फॉर डीसी सर्किट, बट इम्पीडेंस कैन बी फॉर डीसी और कैन बी फॉर एसी. ठीक है, तो कैन ओनली ऑफर रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट. ये आंसर की में ऐसे ही लिखा हुआ है, सर्किट कैन ऑफर रेजिस्टेंस नहीं, इसको अपोजिशन लिख लेते हैं. अपोजिशन करंट के फ्लो को अपोज करता है. ऑफर अपोजिशन, कैन ऑफर अपोजिशन इन बोथ डीसी एंड एसी. ठीक है, और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम. आर रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला क्या होता है, वी आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, है ना. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है. और इम्पिडेंस में तो सारी यूनिट्स आ जाती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. ठीक है, यही है. अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना. हम इसके फॉर्मूला में ओमेगा एल लेते हैं, ओमेगा को 2 पाई एफ लिखते हैं. तो इम्पिडेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी बट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. और रेजिस्टेंस किस में लगता है, वायर्स में लगता है. तो रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल ऑफर करता है. पर इम्पिडेंस में कंडक्टर का मटेरियल भी होता है, रेजिस्टर भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं. ठीक है, तो हम बोल देंगे रेजिस्टेंस is offered by material of conductor, material of conductor. In impedance offered by different electrical equipments, different इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इक्विपमेंट्स एक ही बात है ना, अप्लायंसेस, रेजिस्टर्स एक्सेट्रा. With the help of a suitable phasor diagram, obtain an expression for impedance of a series LCR circuit. फिर से series LCR का derivation आया. Connected to a source V is equals to Vm sin omega t. अब और वाला देख रहे हैं. B, find the condition for resonance in a series LCR circuit connected to a source V is equals to Vm sin omega t, where omega can be varied given the factors on which the resonant frequency of a series LCR circuit depends. Give the factors, sorry given नहीं, give the factors. अच्छा, पहले तो उन्होंने बोला कि resonant frequency की कंडीशन बताओ. ठीक है, मतलब फाइंड द कंडीशन मतलब डेरिवेशन करो. ठीक है, आगे ये बोल रहे हैं कि हमें फैक्टर्स बताओ जिन पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है. फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड ऑन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, तो हम यही लिख देंगे. फैक्टर्स क्या हो गए, एल और सी. फैक्टर्स तो यही है, एल और सी, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस. आगे देखो, फैक्टर्स हमने बता दिए. प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ द फ्रीक्वेंसी इन अ सीरीज LCR सर्किट. अगर तुम्हें याद हो तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में करंट मैक्सिमम होता है,
करंट मैक्सिमम होता है। मतलब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हूँ तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मैं म्यू आर लिख रही हूँ, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जहाँ पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं करंट बढ़ाना चाहूँगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये 13th का बी। 14th देखते हैं। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अ करंट ऑफ I is equals to I naught sin omega t flows in the solenoid. A coil of n turns is wound tightly around it near its center. What is the induced EMF in the coil? Induced EMF कैसे निकालें? अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर है 14th है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना, और फाई की वैल्यू क्या होगी, बी डॉट ए, है ना। सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट एन आई, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स में इधर रख देती हूँ, माइनस डी म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। ठीक है, लगभग सब चीज़ें कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो डी आई बाय डी टी मेरे पास आ गया नेगेटिव का। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस इस आई की वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं तो ई एम एफ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर डी। आई को हम रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। बाकी चीज़ें एज इट इज़ म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। आई नॉट को कॉमन निकाल देंगे, डी साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी, माइनस म्यू नॉट एन, माइनस कहाँ से आया, हाँ था ना माइनस, एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी, और साथ में चेन रूल से एक ओमेगा भी आता था, है ना, तो ये हो गया माइनस म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट ओमेगा, ओमेगा आगे लिख देती हूँ, कॉस ओमेगा टी। ये है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एक कैपिटल एन लगा लेना, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए तो कैपिटल n लगा लेना। अब खींचो। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट n1 n2 इंटू ए, यही फॉर्मूला था, है ना। तो m इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n लिख दिया, स्मॉल n भी क्वेश्चन में दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ये आंसर म्यूचुअल इंडक्टेंस का।